अगर आप एक महिला हैं और सेना में जा सकते हैं और शस्त्र प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो किसने कहा है कि किचन में ही रहें? बात समाज में चलती है कि लड़की है ऐसा नहीं कर सकती, लोग क्वेश्चन मार्क बहुत बड़े बड़े लगाते हैं। उसको आपने किस तरीके से एक्सेप्ट किया उनके चैलेंज को? चीज़ होती है आपकी मेहनत और दूसरी है आपकी किस्मत। तीसरा, अगर किसी ऊपर वाली शक्ति में विश्वास रखते हैं, आप उसे जो कहना चाहें वो कहिए। तो इन सबको मिला जुला के अगर लगातार निरंतर प्रयत्न करेंगे तो कभी ना कभी आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। बहुत सारे पुरुष हैं जिनको खाना बनाना पसंद है, जिनको पेंटिंग बनाना पसंद है, जिन्हें मैथ समझ में नहीं आएगा, जो कविताएं लिखते हैं। यानी कि कोई रचनात्मक काम करता है, कोई गुणात्मक काम करता है, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो। आवश्यकता इस बात की है कि हम जेंडर को स्टीरियोटिपिकल रोल में ना बांधें। नमस्कार, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर हमारे बीच में मौजूद हैं, डॉक्टर दुर्गा रानी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से पहली एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने पर्वतारोहण किया। सबसे पहले आपका उजाला सिटी न्यूज़ पर मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगी। कैसा कुछ आज सबसे पहले अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम करें, जैसे कि आपको डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज सम्मानित किया, कैसा कुछ कहना चाहती हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का, जिन्होंने आज हमें उत्तर प्रदेश के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हमारी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ एक महिला का सम्मान नहीं है, क्योंकि एक महिला की उपलब्धियों के पीछे उसका परिवार भी है, उसका पूरा समाज है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि हमें सपोर्ट किया था, तो ये उन सब की साझा उपलब्धि हम इसे कहना चाहेंगे। और बाकी हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, युवा पीढ़ी, पुरुष महिला दोनों ही, महिलाएं विशेषकर, जिनको कि और नए मौके मिले, उनके लिए भी राह खुले। आपने करियर की स्टार्टिंग कैसे की, कैसे आपको फैमिली का सपोर्ट मिला? सबसे पहले बात तो ये आती है जी। 2005 में भारतीय वायुसेना में हम अधिकारी बने थे जी। तो तब जब सेना में जाने का सोचा था तो बहुत ही अनकन्वेंशनल फील्ड है, आप समझ सकते हैं। और आज भी 16% महिलाएं ही हैं भारतीय वायुसेना में। अब जो खुला है और भी नए नए क्षेत्र खुलते जा रहे हैं, तो संख्या बढ़ेगी ऐसी आशा है। लेकिन उस समय बहुत ही अलग सा फील्ड था और परिवार तो सपोर्टिव था, पर लोग कहते थे कि महिलाओं के लिए ऐसा क्षेत्र नहीं है ये। लेकिन उसके बावजूद एक समय आया जब 10 वर्ष जब हमारे पूरे हुए थे, तब हम एक स्क्वाड्रन लीडर के रूप में रिटायर हुए वहाँ से। और उसके पहले ही 2012 में जब हमने माउंट एवरेस्ट पर सफलारोहण किया था, तब बतौर सैन्य प्रशिक्षण अधिकारी हमें पोस्ट किया गया एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, जहाँ से सभी भावी एयरफोर्स अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है और कमीशनिंग होती है। तो बतौर 2.5 साल हमें वहाँ सैन्य प्रशिक्षण अधिकारी रहने का मौका मिला। और जिस बीच हमें सौभाग्य रहा कि हमारे देश की पहली 3 महिला फाइटर पायलट्स भी वहाँ ट्रेनिंग ले रही थी, तो हमारी कैडेट रहीं, और भी बहुत सारे भावी अधिकारी को हम प्रशिक्षण दे सके। तो ये था हमारा सेना का सफ़र। प्रशासनिक अधिकारी थे और फिर बाद के 2.5 सालों में सैन्य प्रशिक्षण अधिकारी थे। अगर हम बात करना चाहें आज, जैसा कि सेना से जुड़ा एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि जहाँ पर सेना का नाम आता है वहाँ पर महिलाओं की गिनती बहुत ही कम हो जाती है। सबसे पहले आप क्या मैसेज देना चाहती हैं उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो सेना में इंटरेस्टेड हैं? देखिए, क्षमता जेंडर के हिसाब से निर्धारित नहीं होती है। हमारा ऐसा देश है जहाँ पे वीरांगनाओं की पूरी लंबी सीरीज़ है। रानी लक्ष्मीबाई का नाम हम सब ने सुना है, हमारी सबके लिए प्रेरणादायक एक व्यक्तित्व हैं वो। साथ ही रानी दिद्दा रही हैं, रानी अवंतीबाई रही हैं, न जाने कितनी ऐसी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिलाएं सेना में कोई पहली बार आई हों। बात सिर्फ इतनी है कि जनमानस में शायद वो भूमिका अभी तक महिलाओं की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी, और अब धीरे धीरे वो परिवेश बदल रहा है। तो मैं उन बेटियों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप सेना में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक स्पेशल फील्ड है। अपने आप को उसके लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार करिए, उसके योग्य बनिए, क्योंकि सेना में कोई सॉफ्टनेस की बात हम नहीं करते। अगर आप फौज में जा रहे हैं तो आपको एक फौजी बनना होगा, ना कि एक महिला। और इसी हिसाब से अगर फौज ने आपके लिए रास्ते खोले हैं, सरकार ने, समाज ने रास्ते खोले हैं सेना में जाने के, तो आप भी उस योग्य बनिए। जैसे जब हम थे सेना में तो आई कुड हैव डन पुशअप्स। हम 150 पुशअप्स किया करते थे नकल्स पे। हम रोप भी चढ़ सकते हैं, हम 25 किलोमीटर दौड़ सकते थे।
तो सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी। वहाँ पे जिस तरह के काम की आवश्यकता है, आपको इमोशंस पीछे रखने होते हैं, चाहे वो महिला या पुरुष। जब आप एक बार वर्दी पहनते हैं सेना की, तो उस समय आप सिर्फ एक सैनिक होते हैं, आप महिला या पुरुष नहीं होते हैं। तो इस भाव को अगर आप अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं और देश की भावना को ऊपर रख सकते हैं, तो बिल्कुल फौज आपके लिए सही क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सरकार की G20 एम्बेसडर में आपने कैसा क्या भागीदारी की, क्या किया? जी, हमें बहुत सौभाग्य रहा कि जब हमारा देश भारत, उत्तर प्रदेश और देश भी हमारा G20 की अध्यक्षता कर रहा था विश्व स्तर पर। बहुत बड़ा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है G20, तो सभी के लिए गर्व का क्षण था। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की G20 ब्रांड एम्बेसडर हमें नामित किया गया। उसमें उत्तर प्रदेश में कम से कम 40 के करीब हमारे व्याख्यान हुए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर सरकार के साथ आयोजित किए गए वो सारे। और उसमें हमने ये बताया कि G20 में भारत की विज़न क्या है, भारत क्या संदेश देना चाहता है दुनिया को G20 के माध्यम से, क्या क्या और चेंजेस करना चाहता है, और उसमें महिलाओं की भूमिका खासकर क्या है, उसमें युवाओं की भूमिका खासकर क्या है, कल्चरल रोल क्या है, इकोलॉजी का रोल क्या है, क्लाइमेट का हमारा क्या संदेश रहा है। तो G20 के जितने भी कोर विज़न थे उन सब पे हमने व्याख्यान दिया, उसके विषय में जागरूकता हमने फैलाई। और एक बहुत ही स्पेशल कंपोनेंट था भारत की G20 विज़न का, वो था विमेन लेड डेवलपमेंट। महिलाओं का सिर्फ विकास में भागीदारी नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया में नेतृत्व। तो इस पर हमारे बहुत सारे व्याख्यान हुए उस समय। एक बात आ जाती है ज्वालामुखी वाला, जैसे कि आपने बताया था कि एशिया की अगर हम बात करें, एशिया की आप पहली भारतीय महिला थी ज्वालामुखी, वो दौर कैसा था, कितना क्रिटिकल, क्या क्या परिस्थितियां थी उस समय? जी, 2015 में हमें मौका मिला कि ईरान में स्थित एशिया के सर्वोच्च ज्वालामुखी माउंट दामावंत पर हम सफल आरोहण कर सके। और 16 देशों के 53 प्रतिनिधि वहाँ पर आए हुए थे और भारत से हम एकमात्र प्रतिनिधि थे उस समय पर। और बहुत ही गर्व का क्षण रहा कि अपने तिरंगे झंडे को एशिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर हम फहरा सके। चुनौतीपूर्ण था क्योंकि ज्वालामुखी है तो नाम से ही पता चलता है, डोर्मेंट था हालांकि, लेकिन सल्फर निकलती रहती है वहाँ की धरती से। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ आप चढ़ाई कर रहे हैं तो चढ़ने में ही इंसान की सांस फूलती है और मुश्किल होता है, और साथ में अगर हवा में सल्फर भी घुल रही हो तो आपके सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली चैलेंजिंग था, लेकिन ईश्वर की कृपा से और बहुत हमारे मुझे लगता है कि सहयोगियों का भी सहयोग हमें बहुत रहता है हमेशा, बिकॉज जब आप टीम वर्क के रूप में काम करते हैं तो आप कोई भी मुश्किल पार कर सकते हैं। आपने सेना में सेवा के दौरान कितने देशों का विजिट किया पर्वतारोहण में? मैं अभी तक भारत, नेपाल, भूटान, रशिया में एक बार और 2 बार अफ्रीका में चढ़ाई कर चुकी हूँ। टोटल 26 पर्वतारोहण और ट्रैकिंग अभियान इन सब देशों में हो चुके हैं मिलाकर। तो भारतीय हिमालय में बहुत ही एक्सटेंसिव हमारा एक्सपीरियंस रहा है। साथ ही इन सभी देशों में जैसे कि ईरान हो गया, रशिया हो गया और अफ्रीका हो गया। तो हमने अभी अपनी लेटेस्ट क्लाइम की थी जो हमारा 26वां पहाड़ था गत वर्ष ही। तो वो था युगांडा का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट स्टैनले, उस पे हमने चढ़ाई की थी। हिस्टोरिक माउंटेन है काफ़ी। माउंट एवरेस्ट 2012 में सफलतापूर्वक क्लाइम किया था। दामावंत की आपने बात कर ही ली, एशिया का सर्वोच्च ज्वालामुखी। भारत में बहुत सारे पहाड़ चढ़ चुके हैं। माउंट किलीमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, 2016 में हमने उसे चढ़ा था। और रशिया में माउंट एल्ब्रूस है, उस पर भी हमने पर्वतारोहण अभियान किया था 2016 में। तो इन सब देशों में हम अभियान कर चुके हैं। एक और है अभी जो कि हम हाल फिलहाल में करने की कोशिश में हैं, और अगर हमें सरकार का सपोर्ट रहेगा या अपने जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उसका सपोर्ट मिले तो भारत के लिए भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है अर्जेंटीना और चिले के बॉर्डर पर, माउंट ओहोस डेल सलाडो। तो उस पर भी हम आरोहण करना चाहेंगे अगर हमें मौका मिला और अगर फंडिंग की व्यवस्था हो सके। सेना के बाद अब आपने जो लेखन कार्य शुरू किया, क्या उसी समय आपकी ये रुचि थी या उसके बाद? लेखन में रुचि हमारी बचपन से रही है जी। तो कविताएं हमेशा लिखते थे, कविताएं हमेशा लिखते थे। नेशनल लेवल पे डिबेट चैंपियन रह चुके हैं कॉलेज में। और ये प्रकाशित हमारी पहली पुस्तक 2021 में हुई जब हम सेना से रिटायर हो गए थे। उसके बाद 2021 में बियॉन्ड दैट वॉल, रिडेम्पशन ऑन एवरेस्ट,
ये हमारी माउंट एवरेस्ट पर आरोहण की कहानी है। तो यहाँ थोड़ा सा आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जब आप किसी सफल व्यक्ति को देखें तो उसके पीछे ध्यान रखिएगा कि विफलताओं की भी शायद एक लंबी लाइन हो सकती है। और सफल व्यक्ति दुनिया में वही है जो विफलताओं के बाद हिम्मत नहीं हारता है, क्योंकि हारना और जीतना ज़िंदगी के दो पहलू हैं और हर व्यक्ति के जीवन में वो आएंगे। तो जब हमने माउंट एवरेस्ट पर आरोहण पहली बार किया था 2011 में, तब हम आधे रास्ते तक पहुंच गए थे, जो कि 21,500 फीट तक था, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा पाए थे कई कारण एक साथ सम्मिलित होने की वजह से। तो हमने अगले साल फिर 2012 में खुद छुट्टी लेकर और खुद के खर्चे पर माउंट एवरेस्ट का आरोहण किया। और तब वही बहुत ज़िंदगी और मौत की बड़ी विषम परिस्थितियों को झेलते हुए 2012 में 26 मई हम एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने में सफल हुए। तो ये जो कहानी थी वो एक विफल व्यक्ति से सफलता के सोपान चढ़ने की कहानी थी। एक व्यक्ति जो कि एक समय पर एक काम करने में सफलता नहीं हासिल कर सका, वो किस तरह से क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लाए कि वो काम आप अगली बार कर सकें। तो इसकी को कहानी है हमारी उस किताब में, बियॉन्ड दैट वॉल, रिडेम्पशन ऑन एवरेस्ट। इस किताब को जब हम छापने की कोशिश कर रहे थे, 9 साल हमें लगे। तो काफ़ी पब्लिशर्स ने कहा कि आजकल कोई किताबें पढ़ता नहीं है और एडवेंचर से रिलेटेड किताबें तो शायद ही कोई पढ़े, लेकिन हमें विश्वास था कि लोग पढ़ेंगे किसी दिन। और फाइनली 2021 में वो दिल्ली से प्रकाशित हुई। उसके बाद एशिया का सर्वोच्च बुक फेयर है, इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, वहाँ उसे दिखाया गया, रखा गया, सम्मिलित किया गया। और उसके बाद दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला होता है, उसमें ही गत वर्ष हमारी किताबों पर डिस्कशन हुआ। तो यह है कि आप अगर हिम्मत बनाए रखें, अपने आप में विश्वास बनाए रखें, हो सकता है कुछ साल लगे, लेकिन वो बात ज़रूर हो जाएगी। तो पहली किताब हमारी ये थी। दूसरी हमारी, हमने PhD की फिर फौज से रिटायर होके, और जिस शेरपा के साथ हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, वहीं से हमारे दिमाग में ये आइडिया आया था कि हम इन कम्युनिटी पे काम करें, इन लोगों पर काम करें। शेरपा कुछ एक कम्युनिटी है जो कि माउंट एवरेस्ट के बेस में ही रहते हैं, वहीं उनके गांव हैं, वो कुछ लोग हैं। जैसे तेंजिंग नॉर्गे का आप सबने नाम सुना होगा, एडमंड हिलेरी के साथ तेंजिंग नॉर्गे पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सके थे। तो उन्हीं की कम्युनिटी पे हमने अपनी PhD की। वहाँ जाके बाकायदा उन लोगों से बात की, उनके इंटरव्यूज़ लिए, पूरा डेटा इकट्ठा किया और उसके बेस बना के हमने PhD कंप्लीट की। अब अवार्ड हो चुकी है और उसको भी हमने फिर एक बुक फॉर्म में प्रकाशित किया। साथ ही हम हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दोनों में कविताएं लिखते हैं। तो टोटल मिलाकर 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पिछली जो है 8वीं, वो अब फरवरी में ही प्रकाशित होकर आई है। 9वीं और 10वीं पे काम चल रहा है। 9वीं 10वीं में क्या हो सकता है कुछ? एक तो इसमें हमारी पोइट्री की किताब है, अगेन इंग्लिश की, और स्ट्रे क्लाउड उसका टाइटल रहेगा। और जो 10वीं किताब है हमारी, वो राजा महेंद्र प्रताप पर है, जो कि एक हिस्टोरिकल फिगर है। 1915 में पहली बार उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी भारत की। अंग्रेज़ों का राज था उस समय भारत पर, और वो यहाँ से अफ़गानिस्तान गए। अफ़गानिस्तान में और बहुत सारे देश प्रेमियों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाई थी पहली बार। बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे और समाज सुधारक थे। उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर एम्पायरिकल रिसर्च वर्क करके हम वो किताब लिख रहे हैं। इतना स्ट्रगल आपने किया, कुछ लोग आपको इस फील्ड में ऐसे नहीं मिले जो आपके मनोबल को गिराते? देखिए, ऐसे लोग हमारे आसपास हमेशा रहेंगे, और पर हम उन लोगों की चिंता नहीं करते हैं। हमने अभी एक बात यहाँ कही कि अगर आपको खुद में विश्वास है तो आप उन लोगों को भी बाधाओं के रूप में देखिए और बाधाओं को चैलेंज के रूप में देखिए। और जब आप इस तरीके से देखेंगे तो चैलेंज को स्वीकार करेंगे और उसके पार जाने की कोशिश करेंगे। तो आपका ध्यान उन लोगों की प्रतिक्रियाओं पर ना होकर उससे ऊपर उठने की तरफ रहेगा। समय लगेगा, लेकिन लक्ष्य पर ध्यान लगाइए, लोगों की रिएक्शन पर नहीं। और ये भी कहेंगे कि अगर आपको 10 लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके मनोबल को गिराने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है 10:1 के रेशो में एक व्यक्ति आपको सपोर्ट करने वाला भी मिल जाए कहीं। तो आप उस पर ध्यान लगाइए और अपनी जो वीकनेसेस हैं उस पर भी काम करिए। स्ट्रेंथ को, अपनी जो शक्तियां हैं हर इंसान में, वो अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ाए और स्ट्रेंथ पे और वीकनेसेस पे भी काम करे। और कभी भी आप उम्मीद ना खोएं। दुनिया बहुत आसान नहीं है, ज़िंदगी बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, हमारे लिए भी, सभी के लिए कोई ना कोई मुश्किलें हैं ज़रूर। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि एक चीज़ होती है आपकी मेहनत,
और दूसरी है आपकी किस्मत। तीसरा, अगर किसी ऊपर वाली शक्ति में विश्वास रखते हैं, आप उसे जो कहना चाहें वो कहिए। तो इन सबको मिला जुला के अगर लगातार निरंतर प्रयत्न करेंगे तो कभी ना कभी आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। आपकी सक्सेस की लाइफ में ऐसी कौन सी महिला है जिसकी पूरी भूमिका आपके पास साथ रही, काफ़ी आपका मनोबल जो बढ़ाया? मेरी माता जी हैं। मुझे लगता है कि हम सबकी जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ होती है हमारी मदर होती हैं, तो हमारे लिए भी हमारी माँ हमारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी हैं और हमारी बिगेस्ट क्रिटिक भी हैं। ये भी हम कहना चाहेंगे कि जब भी अगर हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं कहीं किसी क्षेत्र में, तो वो हमारी क्रिटिक भी हैं, तो वो हमारी आलोचना भी करती हैं कि आप जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं। और साथ ही अगर समाज आपको किन्हीं दायरों में बांधना चाहे तो एक इंसान के रूप में, एक सपोर्ट के रूप में, रॉक सॉलिड सपोर्ट है वो हमारा, वो खड़ी रहती हैं हमारे साथ, क्योंकि वो हमारी प्रतिभा को पहचानती हैं और उन्होंने हमें ये सिखाया है कि इंसान के रूप में आप जो भी टैलेंट लेके इस दुनिया में आए हैं उस टैलेंट का यूटिलाइजेशन कीजिए, अपने का भला करने की भी कोशिश करिए और साथ साथ ऐसा काम करें जिससे कि समाज को भी फ़ायदा हो। अगर यहाँ से जब आप चले जाएंगे दुनिया से, तब लोग आपको याद करें तो इस रूप में याद करें कि इन्होंने मानवता को क्या दिया। मुझे लगता है कि मेरी पूरी कोशिश, चाहे वो हमारे स्पोकन वर्ड्स हो, अब मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, 400 से अधिक टॉक्स मेरे हो चुके हैं देश विदेश में, उसमें 2 बार टेडेक्स भी शामिल है। और टेडेक्स ऐसा ही है पब्लिक स्पीकिंग में जैसा कि पर्वतों के बीच में हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है, वैसा ही पब्लिक स्पीकिंग में टेडेक्स माना जाता है। तो 2 बार सफलतापूर्वक उस प्लेटफॉर्म पर हमारी टॉक्स हो चुकी हैं, बाय इनविटेशन होती हैं। और दुनिया में चाहे वो इटली हो, पेरिस है, साइप्रस, मलेशिया, भारत, अमेरिका, कनाडा वगैरह देशों में, यूके में हमारे 400 से अधिक व्याख्यान हो चुके हैं, टीवी पर इंटरव्यू हुए हैं, दूरदर्शन वगैरह पर भी हुए हैं भारत में। तो हमें लगता है कि उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, आप उम्मीद बनाए रखिए। 2-3 लोग जो अगर आपकी ज़िंदगी में हैं, जो आप में विश्वास करते हैं, आप अगर वो आपकी आलोचना करें तो शांति से बैठकर आप उस पर सोचें, ध्यान लगाएं और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। फिर एक लंबी विज़न को लेकर दुनिया में काम करें, क्योंकि ज़िंदगी एक दिन की नहीं है, ज़िंदगी एक हफ्ते की, एक महीने की भी नहीं है, 1 साल की भी नहीं है। बिल्कुल, इंसान की ज़िंदगी अगर हम माने तो कम से कम 80 साल की होती है, मतलब 60 से 80 साल तक की है। तो एक लंबी विज़न को लेके आप निरंतर प्रयत्न करते रहिए, उम्मीद बनाए रखिए। एक अमूमन बात समाज में चलती है कि लड़की है ऐसा नहीं कर सकती, लोग क्वेश्चन मार्क बहुत बड़े बड़े लगाते हैं, उसको आपने किस तरीके से एक्सेप्ट किया उनके चैलेंज को? मुझे लगता है कि विवाद में पड़ने से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपके पास 24 घंटे हैं और उसी में आपको जो भी करना है उसका रिज़ल्ट वैसा ही आएगा। तो अगर आप अपने 18 घंटे काम में लगा रहे हैं तो काम का रिज़ल्ट आगे जाके दिखेगा। एक दिन किसी से लड़ने भिड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको समाज में परिवर्तन लाना है तो अपने आप को वैसी मिसाल बनाना पड़ेगा कि लोग आपको देखें और कहें कि जो हम सोचते थे वो गलत सोचते थे। ऐसा हमें सौभाग्य रहा कि 2-3 बार हमारे साथ हो चुका है। फ़ौज का एक वाक़या है, जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली थी, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में थे, ट्रेनिंग ख़त्म होने वाली थी, 2005 की बात है। तब हमारे एक मेल कोर्समेट हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू सल्यूट यू, हम सल्यूट करना चाहते हैं आपको। तो जब हमने उनसे पूछा कि क्यों, तो बड़े ही ऑनेस्टली उन्होंने कहा कि जब हम पहले दिन आए थे एयरफोर्स एकेडमी में तो हमने सोचा था कि ये लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं, फ़ौज में लड़कियां क्या कर रही हैं, लेकिन 1 साल आप लोगों के बाद ट्रेनिंग करने के बाद आई वॉन्ट टू सल्यूट योर कैपेबिलिटीज़, आपकी क्षमताओं को सल्यूट करना चाहते हैं। तो इतना आप अपने अंदर मेहनत करके वहाँ तक पहुँचिए कि दूसरा व्यक्ति ये देखे कि हमारी सोच गलत थी वहाँ पर। और समाज को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अवसर नहीं देंगे बेटियों को तो उन्हें कैसे मौके मिलेंगे अपने आप को साबित करने के। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने आप को हर क्षेत्र में साबित कर चुकी हैं। मंगलयान का आपने नाम सुना होगा, लोग कहते हैं मैथ्स में और साइंस में लड़कियां अच्छी नहीं होती। हर किसी पे हम जनरलाइज नहीं कर सकते, इंसान इंसान में फ़र्क होता है, चाहे वो इंसान महिला हो या वो इंसान पुरुष हो। बहुत सारे पुरुष हैं जिनको खाना बनाना पसंद है, जिनको पेंटिंग बनाना पसंद है, जिन्हें मैथ समझ में नहीं आएगा, जो कविताएं लिखते हैं। यानी कि कोई रचनात्मक काम करता है, कोई गुणात्मक काम करता है, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो। आवश्यकता इस बात की है कि हम जेंडर को स्टीरियोटिपिकल रोल में ना बांधें। भूमिकाएं जो हैं, कुछ भूमिकाएं महिलाओं पर लाद दी हैं, कुछ भूमिकाएं पुरुषों पर लाद दी हैं। दोनों को ही
उस लादने वाले कार्यक्रम से मुक्त करें। इंसान के रूप में आप जो प्रतिभा लेके पैदा हुए हैं, हर व्यक्ति कोई ना कोई टिपिकल ओरिएंटेशन लेके पैदा हुआ है ज़िंदगी में। अगर आप एक पुरुष भी हैं और आप कविताएं अच्छी लिखते हैं तो क्यों नहीं गुलजार बनेंगे? बनिए। किसने कहा है कि आप सेना में ही जाएं? अगर आप एक महिला हैं और सेना में जा सकते हैं और शस्त्र प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो किसने कहा है कि किचन में ही रहें? यहाँ ये सोच हमें चेंज करने की आवश्यकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें, देखें कि उनका बेटा या बेटी किस तरफ रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं और उनको वैसे मौके दें। वरना तो हमारे पास साइना नेहवाल नहीं होती, हमारे पास सानिया मिर्ज़ा नहीं होती, हमारे पास फिर फोगट सिस्टर्स भी नहीं होती। कुश्ती में लड़कियां मेडल जब लेके आती हैं तो हम ये तो नहीं कहते कि लड़की है नहीं कर पाएगी, साबित कर चुकी हैं कि मेडल लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले उनके फादर ने इस बात को ध्यान में रखा कि मेरी बेटी ये काम कर सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं और मैं उन सभी पेरेंट्स का, स्पेशली फादर्स, पिता, पति, भाई, दोस्त, ऐसे लोग जो कि समाज की बनाई हुई धारणाओं से विपरीत जाकर अपने घर की महिलाओं को या अपने सहयोगियों को, सहपाठियों को, दोस्तों को, बीवियों को वो मौके देते हैं कि वो अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सके, खड़े रहते हैं समाज के विपरीत उनके साथ। आज उनको भी नमन करना चाहेंगे। उन मेन के वजह से ही बहुत सारी हमारी बेटियां मौके पा सकीं और प्रदर्शित कर सकीं कि वो कम नहीं हैं। तो हमें और ऐसे मैन की आवश्यकता है समाज में, और ऐसे लड़कियों की आवश्यकता है जो कि मेहनत करें और धारणाओं को बदलें। लंबा समय लगता है लेकिन बदलती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी भारत सरकार के लिए आप? सरकार ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए। G20 का हमने आपको बताया कि विमेन लेड डेवलपमेंट उसका एक कोर विज़न का हिस्सा था। हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन इतना भी कहेंगे कि एक लंबी डगर हमने तय की है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, लेकिन फिर भी राह बाकी है। तो जितनी राह बाकी है उसमें भी सरकार साथ चले और समाज भी साथ चले, क्योंकि सरकार और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। और तभी हम अपने देश के जितने भी नागरिक हैं, महिलाएं और पुरुष दोनों, उनकी प्रतिभा का पूर्ण तरह से उपयोग करके अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं, अपने देश को विश्व पटल पर आगे ले जा सकते हैं। तो किसी को हमें यहाँ कर्व नहीं करना है, दबाना नहीं है, उभारना है। प्रतिभा चाहे किसी में हो, उभरनी चाहिए। तो एक छोटी सी दो कविताएं अपनी कविताओं की लाइन बोलेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि एक ख्वाब तेरे दिल में यूं उमड़े, मेरी ख्वाहिश है कि एक ख्वाब तेरे दिल में यूं उमड़े, तू पतझड़ में भी जीती हो तो रंग सावन के हों बिखरे, हर एक पत्थर तेरी उम्मीद का आयाम बन जाए। तो जो अभी आपने बात की बैरियर्स होते हैं, हर एक पत्थर तेरी उम्मीद का आयाम बन जाए, कसे जितना कसौटी पर तेरा रंग और भी निखरे, कसे जितना कसौटी पर तेरा रंग और भी निखरे। तो जैसा आपने देखा कि हमारे बीच में पूर्व स्कॉटलैंड लीडर डॉक्टर तुलिका रानी ने जिस तरीके से आम लोगों के लिए जो संदेश दिया कि अपनी विचारधारा को बदलें और बेटियां किसी से कम नहीं, हर उस बेटी को मौका मिलेगा जो उस क्षेत्र में रुचि रखती है। तो लगातार उन पेरेंट्स को भी ये बात लागू होती है कि लगातार वो अपनी बेटियों की आज़ादी पर, उनकी उड़ान पर बिल्कुल भी दबाव ना बनाएं। लगातार ऐसे ही अगर बेटियों को आज महिला सम्मान के अवसर पर, उदाहरण आपके बीच में बैठा है कि लगातार अगर शायद यही इनके साथ हुआ होता, इनके पेरेंट्स की विचारधारा उस तरीके से होती, तो शायद आज हमारे बीच में स्कॉटलैंड लीडर, देश का नाम रोशन करने वाली ये महान हस्ती ना होती। और सबसे पहले इस इंटरव्यू के दौरान मैं खुद आज इनको नमन करता हूँ, उनके हौसले को नमन करता हूँ कि इस महान हस्ती ने अपने देश का जिस तरीके से नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र का, राजधानी लखनऊ का नाम रोशन किया, इसके लिए हम लोग बहुत ही अपना गौरव इन पर व्यक्त करते हैं। उसके साथ ही हम लोगों को प्राउड है कि ऐसी आज महिला हमारे बीच में मौजूद हैं।